Hello friend, this is a third lecture on properties of fluid. Until now we have finished mass density, weight density, specific volume, specific gravity and viscosity. The last property of fluid is surface tension and capillarity. So अब तक हमने विस्कोसिटी तक देखा है, आज हम सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज phenomena in which surface acts like a membrane which is under tension. ओके, सरफेस का जो सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह दिखता है और जो टेंशन में रहता है उस फिनोमेना को सरफेस टेंशन बोलते हैं. और ये जो सरफेस टेंशन फिनोमेना है ये भी प्योरली एडेजन और कोहेजन के ऊपर ही डिपेंड रहता है. तो कैसे आज हम देखेंगे. सपोज हमारे पास एक पॉट है, समझो, जो लिक्विड से भरा है. अब मैं यहाँ पर मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसीडर किए. ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2, ये मॉलिक्यूल 3. ओके, अब मॉलिक्यूल 1 के बारे में देखो. मॉलिक्यूल 1 हर डायरेक्शन में अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्टेड रहेगा इक्वली. ओके, जो मॉलिक्यूल 1 है वो जिसके अराउंड उसी सबस्टेंस लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो उसका जो कोहेजन रहेगा, कोहेजिव फोर्स रहेगा, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल रहेगा. तो वो कहीं पे जाएगा नहीं. ओके, बिकॉज वो हर तरह से इक्वली पुल हो रहा है, तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा. क्लियर. अब मॉलिक्यूल 2 के बारे में देखो. मॉलिक्यूल 2 के डाउनवर्ड साइड में ज़्यादा मास है लिक्विड का और ऊपर कम मॉलिक्यूल है. ओके, तो ये इसका जो कोहेजिव फोर्स है मॉलिक्यूल 2 का, वो उसे नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे. ओके, क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है एज कम्पेयर टू लोअर साइड. ओके, तो वो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है वहाँ पर उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अपर मॉलिक्यूल. तो वो उसकी रिजल्टेंट क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश करेगा. ठीक है, समझ में आ गया. अब ये तीसरे मॉलिक्यूल को देखो. ये जो तीसरा मॉलिक्यूल है, अब ये तीसरे मॉलिक्यूल को मैं जो एरो निकाल रहा हूँ वहाँ पर कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, वो उसे नीचे खींचने का ट्राई करेंगे. लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पर सपोज अपनी एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल भी इसे ऊपर के उनके साइड में खींचने की कोशिश करेंगे. क्लियर. तो एयर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल ये अलग अलग है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इसे हम एडेजिव फोर्स कह सकते हैं. बराबर. Okay, so this molecule experience two forces, adhesive forces by air molecule and cohesive force by water molecule. Clear. अब समझ में आ गया. अब ये जो फोर्सेस है, ये जो इसे नीचे खींचने वाले, ये मैक्सिमम रहेंगे एज कंपेयर टू केस 1 एंड केस 2. ओके, अब अगर सरफेस फॉर्म होना है इस लिक्विड का, तो ये मॉलिक्यूल सबसे ऊपर रहना चाहिए. बराबर, इसने नीचे नहीं आना चाहिए. तो ये जो 3 नंबर का मॉलिक्यूल है, फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा ये हो गया. ये जो अपना 3 नंबर का मॉलिक्यूल है, इसे ऊपर ही रहना होगा तभी सरफेस फॉर्म होगा. ओके, तो ये जो लिक्विड है यहाँ पर, ये उसके ऊपर वर्क अप्लाई करता है अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड फोर्स. मतलब ये मॉलिक्यूल सरफेस पे ही रहना चाहिए तभी सरफेस फॉर्म होगा. तो दैट नीड्स अ मैकेनिकल वर्क, क्योंकि ये बाकी मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्स से नीचे खींचेंगे. तो इस फोर्स के अगेंस्ट में एनर्जी उसको लिक्विड देता है ताकि वो सरफेस पे रहे, सरफेस फॉर्म हो जाए. क्लियर. इसी वजह से ये जो सरफेस है टेंशन में दिखता है. क्लियर. सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर लिक्विड को सरफेस फॉर्म करना है तो उसे मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करनी होती है. अब कौन सी एनर्जी कंज्यूम करेगा? अब ये जो लिक्विड है स्पॉट में, उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, उसी का कुछ पार्ट इस सरफेस फॉर्म होने में लगता है. क्लियर. So by consuming this potential energy, this liquid form a surface which acts like a membrane and which is in tension along the
this direction. This phenomenon is called surface tension. समझ में आ गया? अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से वो टेंशन में आएंगे और वो जो ऊपर का लेयर है वो मेम्ब्रेन की तरह लगेगा. दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन. और वो कब फॉर्म होगा? जब ये लिक्विड कुछ एनर्जी उसके ऊपर कंज्यूम करेगा या कुछ मैकेनिकल वर्क उसको सप्लाई करेगा. ऑब्वियस है यहाँ पर कोई दूसरा डिवाइस तो है नहीं, तो लिक्विड अपनी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट उसके लिए कंज्यूम करता है. इसीलिए जब भी आप वाटर को थ्रो करते हो तो वो हवा में रहते हुए स्फेरिकल शेप ले लेता है. स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है? ताकि उसकी कम एनर्जी कंज्यूम हो जाए सरफेस बनाने में. क्लियर? और तो फिर वो स्फेरिकली क्यों बनता है? क्योंकि स्फेयर ही ऐसी एक डायग्राम है जिसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम सबसे कम रहता है. अगर गिवन वॉल्यूम के आप अलग अलग शेप लोगे, आप क्यूब लोगे या सिलेंडर लोगे या स्फीयर लोगे, तो स्फीयर का सरफेस एरिया बाकी फिगर से कम रहता है. मतलब कम सरफेस एरिया तो कम सरफेस टेंशन लगेगा. कम सरफेस टेंशन मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करनी होती है. इसीलिए नेचुरली जब भी आप वाटर को थ्रो करते हो तो एयर में वो स्फेरिकल शेप ले लेता है ताकि सरफेस टेंशन में कम से कम एनर्जी उस वाटर की वेस्ट हो जाए. क्लियर? सो दिस इज द मेन रीज़न. सो सरफेस टेंशन या किसी भी चीज़ को अगर सरफेस बनाना है तो वो चीज़ ऐसे तरीके से सरफेस बनाती है कि कम से कम एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम हो जाए, क्योंकि एनर्जी लिक्विड को खुद देनी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से. क्लियर? ओके. सो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज tensile force acting on the surface of liquid in contact with gas or surface between two immissile liquid such that the contact surface behave like membrane. अब मैंने आपको एग्जाम्पल में ऐसा बताया कि ये वाटर है और उसके ऊपर एयर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वाटर है और उसके ऊपर एक आधा ऑयल का लेयर लेता है, तो ये दोनों के बीच का जो सरफेस ये दिस इज ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सरफेस टेंशन. ओके. Now surface tension is created due to unbalanced cohesive force acting on the liquid molecule at the fluid surface. जो मैंने बताया केस 1, 2, 3, जो सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स लगता है वो सरफेस के ऊपर लगता है. मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड मास आर सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल दैट आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इक्वली. जो सरफेस पे नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे, वो इक्वली अट्रैक्ट रहेंगे, तो वो अपनी जगह पे नहीं छोड़ेंगे. However, molecule along the surface are subjected to a net force toward the interior. जो सरफेस के ऊपर है उनके ऊपर नेट फोर्स, ये सरफेस के ऊपर है जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो नेट फोर्स रहता है वो डाउनवर्ड रहता है और उसके अगेंस्ट इस फ्लूइड को एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये यहाँ पर रहे और सरफेस बनाए. The apparent physical consequences of this unbalanced force along the surface is to create a hypothetical skin or membrane that is called surface tension. Okay, जो मैंने बताया वो ये फिगर वो है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टेंसाइल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट होता है. A tensile force may be considered to be acting in the plane of the surface along any line in the surface. मतलब जितना सरफेस की लेंथ ज़्यादा होगी उतना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा. और सरफेस टेंशन को आप दूसरे इसमें भी ये कर सकते हो, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं. सरफेस टेंशन कैन बी कंसिडर्ड और नोन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, इस सरफेस की जो पर यूनिट लेंथ है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर. आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं. न्यूटन मीटर ये सरफेस टेंशन का यूनिट है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट है. न्यूटन पर मीटर क्यूब ये वेट डेंसिटी का यूनिट है. तो आप याद माइंड कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ, जितना सरफेस का लेंथ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ नथिंग बट सरफेस टेंशन और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर.
अब सरफेस टेंशन हम देखेंगे ड्रॉपलेट के ऊपर। अब देखो एक ड्रॉपलेट है जिसको हमने आधा कट किया, ये वाला। तो उसकी जो सरकमफरेंस है वो तो हॉलो रहेगा, उसका जो सरकमफरेंस है उसके ऊपर सरफेस टेंशन रहेगा। ओके, consider a small spherical droplet of liquid of radius r on the entire surface of the droplet. The tensile force due to surface tension will be acting. Let जो सरफेस टेंशन है हम उसे सिग्मा करेंगे, कहेंगे। प्रेशर डेल्टा पी प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट। ओके, अब देखो, इस ड्रॉपलेट को हमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है सरकमफरेंस पे और प्रेशर एक्ट हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्लियर? अब अगर हम बैलेंस करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सरफेस टेंशन इधर एक्ट हो रहा है, प्रेशर इधर एक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू प्रेशर फोर्स इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो सरफेस टेंशन पर कितने फोर्स एक्ट होगा आपको मालूम है, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा इंटू लेंथ। ओके, लेकिन सरफेस टेंशन कितनी लेंथ पे एक्ट हो रहा है, अलॉन्ग दी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई आर। ये लेंथ कितनी होगी सरकमफेरेंस की जितनी, तो नेट या टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना एक्ट होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। क्लियर? सिमिलरली इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे P प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो प्रेशर फोर्स कितना एक्ट होगा, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, या पाई बाय 4 डी स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में रखेंगे, डेल्टा पी ये हो गई प्रेशर इंटेंसिटी है प्रेशर, और पाई आर स्क्वायर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ड्रॉपलेट। अब ये दोनों फोर्स है, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ और इसको इक्वेशन 2। ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में सेम रहेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर फोर्स। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया तो आपको ये मिलेगा। ओके, अब ये ड्रॉपलेट का था। बबल हॉलो रहता है, बबल के और इसके बीच में आपको बताता हूँ। अगर आप एक मिनट ऊपर ही दिखाता हूँ, ये जो ड्रॉपलेट है वाटर का, ये पूरा भरा हुआ रहता है, मतलब एक पूरा स्पेयर जो सॉलिड जैसा है, सॉलिड नहीं है, मतलब पूरा भरा हुआ है, उसको आप आधे से काट रहे हो, मतलब ये। लेकिन जो बबल रहता है, बबल स्पेयर ही रहता है, लेकिन बबल अंदर से भी एयर से भरा रहता है और बाहर भी बबल की एयर रहती है। ओके, तो सरफेस टेंशन दोनों तरफ से एक्ट होता है, अंदर से भी बाहर से भी, इसीलिए यहाँ पर 2 है। समझ में आ रहा है? अगर आप बबल को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो बबल के अंदर भी हवा है और बबल के बाहर भी हवा है। बबल और ड्रॉपलेट में बेसिक फर्क है कि ड्रॉपलेट पूरा भरा हुआ रहता है, जो एक स्पेयर जो पूरा भरा हुआ है ड्रॉपलेट, और एक स्पेयर जो अंदर से भी हॉलो है और बाहर तो एयर है। अंदर से हॉलो मतलब अंदर भी एयर है, तो उसके दोनों तरफ से अंदर भी सरफेस टेंशन रहेगा और बाहर भी सरफेस टेंशन रहेगा, इसलिए यहाँ पर 2 पुट किए हुए। A hollow bubble like a soap bubble in air has 2 surfaces in contact with air, one inside and other outside. Thus 2 surfaces are subjected to surface tension. That is why यहाँ पर 2 है। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर, और बबल के लिए 4 सिग्मा अपॉन आर। यहाँ पर 4 क्या, क्योंकि दोनों साइड से सरफेस टेंशन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम हॉलो ट्यूब को किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो वो लिक्विड उस ट्यूब में या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता है।
दिस राइज और फॉल ये फेनोमेना इज कैपिलरिटी कहते हैं. सो कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ rise or fall of liquid surface in small tube relative to the adjacent general level of liquid. मतलब यहाँ पर एक लिक्विड है और यहाँ पर हमने एक हॉलो ट्यूब इंसर्ट कर ली, तो ये जो लिक्विड है ये सब हम कंसिडर करेंगे ऊपर चढ़ गया. ये नॉर्मल लेवल तो ये है लेकिन इतने लेवल तक वो चढ़ गया, तो दिस राइज इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज. अगर वो नीचे जाता है, अगर हम उसकी लेवल नीचे जाती है तो उसे कहते हैं कैपिलरी फॉल. तो ये राइज और फॉल है, इसको कहते हैं कैपिलरिटी. अब ये कैपिलरिटी क्यों होती है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स. अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, अब देखो अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और आपने एक ग्लास की ट्यूब यहाँ पर पुट की, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडेसिव फोर्स है. एडेसिव फोर्स का कहाँ पर आएगा? ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल है और इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रहेगा एडेजन, और इस लिक्विड का एक मॉलिक्यूल और उसी लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रहेगा कोहेजन. ओके, अभी इस केस में कोहेजन ज़्यादा एडेजन से, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ खींचे जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे. वो ग्लास ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब वो ग्लास के सरफेस से दूर भागेंगे. ओके, मतलब आपने यहाँ पर आपने ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया तो ग्लास ट्यूब के कांटेक्ट में वो ड्रॉपलेट या मॉलिक्यूल आएंगे नहीं, क्योंकि उनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है. तो उस केस में क्या होगा, ये या अंदर में जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ भागेंगे और ये ऐसे आपको मिलेगा, ये लिक्विड लेवल और ये कैपिलरी की लेवल, ये कैपिलरी फॉल होगा. अभी ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. आपने मर्क्यूरी देखी है, मर्क्यूरी में कोहेजन सबसे ज़्यादा होता है. मतलब मर्क्यूरी को आप नीचे फेंक दो तो तभी उसके ड्रॉपलेट ही बनेंगे. उसका वो इनफैक्ट वो डस्ट को भी अपने तरफ नहीं खींचे थे, डस्ट भी आप सेपरेट कर सकते हो, इतना उनका कोहेजन ज़्यादा रहता है. तो वो इस ग्लास ट्यूब से दूर भागेंगे. अगर अज्यूम करो एडेजन कोहेजन से ज़्यादा है जैसे वाटर में, तो एडेजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो ग्लास सरफेस की तरफ भागेंगे. मतलब ग्लास सरफेस के जो मॉलिक्यूल है और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है इनमें अट्रैक्शन होगा, तो वो धीरे धीरे ग्लास सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए ऊपर जाएंगे, तब ग्लास की लेवल ये रहेंगे. क्लियर, ये इसमें से भर जाएंगे. वो फिर से बताता हूँ. दो केसेस है. पहले केस में कोहेजन ज़्यादा है, तो ये जो लिक्विड है जैसे आप ग्लास ट्यूब पोर करेंगे, ग्लास ट्यूब से दूर भागेंगे, तो इधर ये जो इधर कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, ये हवा से भरा रहेगा, और जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो इधर उधर जाएंगे, इस ट्यूब से बाहर भागेंगे. इसीलिए यहाँ पर लेवल ये न रहते हुए कम हो गई. क्यों? क्योंकि वो ग्लास सरफेस से दूर भाग के अपने मॉलिक्यूल की तरफ खींचे जाते हैं. सिमिलरली अगर एडेजन ज़्यादा है, अगर आपने ग्लास ट्यूब पोर की, अब ये देखो लिक्विड की लेवल ये है, तो ये जो दूसरे इधर के लिक्विड है ये ग्लास ट्यूब के अलॉन्ग भागेंगे, ऊपर जाएंगे और एक नया लेयर फॉर्म होगा. तो ये जो राइज होगा ये क्यों हो गया? क्योंकि एडेजन ज़्यादा है. एडेजन ज़्यादा है मतलब ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल में और वाटर के मॉलिक्यूल में ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए वो ग्लास के सरफेस की तरफ भागे. ओके, अब ये जो लेवल बढ़ रही है, जो राइज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एडेजन ज़्यादा है. और यहाँ पर जो फॉल हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोहेजन ज़्यादा है. इसीलिए अगर आप मर्क्यूरी में ग्लास ट्यूब इंसर्ट करते हो तो कैपिलरी फॉल होता है, मतलब लेवल के नीचे चला जाता है. अगर आप वाटर में पुट करोगे तो कैपिलरी राइज होता है, क्योंकि उसमें एडेजन ज़्यादा होता है. ओके, अब देखो, द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज, वाइज द फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन. द अट्रैक्शन मतलब एडेजन बिटवीन द वॉल ऑफ ट्यूब एंड लिक्विड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पुल देम अप द वॉल. जो मैंने अभी बताया, जैसे कि ये अपनी ट्यूब है
अब यहाँ पर एडेशन ज़्यादा है तो ये कोहेजन को रेजिस्ट करके वो लिक्विड ड्रॉपलेट ऊपर चढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर राइज होगा क्योंकि यहाँ पर एडेशन ज़्यादा है। हेंस द लिक्विड इज सेड टू वेट द सॉलिड सरफेस। ओके, मतलब वो सरफेस को वेट कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस को। कि इन शॉर्ट अगर वेट का आपको एग्जांपल देना है मेरे को तो मैं ऐसे दूंगा, अगर आपने लिक्विड ड्रॉपलेट सरफेस पे फेंका, टेबल पे फेंका, तो वो ऐसा शेप ले लेता है, वो ज़्यादा वेट करेगा सरफेस को। लेकिन वही चीज़ अगर आप मर्क्यूरी के साथ करते हो, अगर आप मर्क्यूरी को टेबल पे फेंकते हो तो मर्क्यूरी ऐसा ड्रॉपलेट बना लेगी, स्टील बॉल जैसा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का कोहेजन सबसे ज़्यादा है, एडेजन नेग्लिजिबल है, इसीलिए वो इस सरफेस को अडेयर नहीं कर पाते या इस सरफेस को स्टिक नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कोहेजन ज़्यादा है। ओके, और वाटर में एडेजन ज़्यादा है तो वो इस सरफेस को अडेयर करता है या स्टिक करता है क्योंकि उसका कोहेजन वीक है। तो जिसका एडेजन ज़्यादा रहेगा वो सरफेस को वेट करता है, गीला करता है। जिसका एडेजन कम रहेगा वो सरफेस को वेट नहीं करता है, वो खुद ड्यू टू कोहेसिव फोर्स वो खुद अलग सरफेस से अलग हो जाएगा। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर और mm ऑफ लिक्विड, मतलब कितना हाइट उस ट्यूब में वो चढ़ा है वो सेंटीमीटर mm में मेजर करते हैं। इट्स वैल्यू इज डिपेंड ऑन स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। पहला स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी, दूसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब और तीसरा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये जो टिपिकल एग्जांपल है, एक मिनट, दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपिलरी राइज, मतलब इस लिक्विड का एडेजन कोहेजन से ज़्यादा है तो ये जो ग्लास सरफेस है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके ऊपर चले जाएंगे और एक उनके लेवल से ऊपर जाएंगे, इसीलिए कैपिलरी राइज कहते हैं। ओके, अब ये देखो मैं यहाँ पर एक सरफेस फॉर्म हुआ जो सिग्मा से दिखा है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट होगा, लेकिन वो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और उसका इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पर दिया हुआ है, और उसकी हाइट एच है। ओके, consider a glass tube of small diameter d open on both end and inside in liquid. The liquid will rise in the tube above the level of liquid. अब let the height of liquid in the tube is h. अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट इज बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब इतने पानी का इसको इस लिक्विड का इतना जो वेट रहेगा, अब वेट ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, इतने लिक्विड का जो वेट रहेगा वो सरफेस टेंशन के साथ में बैलेंस रहेगा। ओके, तो ये सरफेस टेंशन अब इंक्लाइन डायरेक्शन में, इसके हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। इसके हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। ओके, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये थीटा है। अब इंक्लिनेशन, एक मिनट इसको नीचे निकालता मैं, ये जो सिग्मा है इसका वर्टिकल के साथ में इंक्लिनेशन थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ में इंक्लिनेशन रहता है वो कॉस रहता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, सिग्मा कॉस थीटा। अब वो सिग्मा कॉस थीटा जो ऊपर एक्ट हो रहा है वो नीचे के वेट को बैलेंस कर देगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, अब इसका वेट कितना होगा वो निकालेंगे हम। वेट इज नथिंग बट mg। ओके, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m क्या होगा, मास। तो मास को हम लिख सकते हैं रो वी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ओके, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, ये हाइट आपको मालूम है एच और इसका डायमीटर डी है, तो सरफेस एरिया मतलब ये एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर डी है और हाइट एच है, तो ये आएगा π/4 d² इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम।
ओके, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये हो गया वेट। अब वो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। अब सिग्मा जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो पूरे सरकमफेरेंस पे है, तो सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये और ये कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। क्लियर? तो ये था एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। ओके, वैसे हम कैपिलरी फॉल के लिए भी बना सकते हैं एक्सप्रेशन। कैपिलरी फॉल में आपको रिजल्ट वही मिलेगा। क्लियर? ये आ सकते हैं। अब देखो राइज और फॉल कब होता है, ये बात ध्यान में सुन लो। जिस लिक्विड का कोहेजन सबसे ज़्यादा रहता है एडिशन से, जैसे कि मर्क्यूरी, उसमें फॉल होगा, और जिस लिक्विड का एडिशन ज़्यादा रहता है कोहेजन से, उसमें कैपिलरी राइज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आज तक न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, लेकिन आपको ये 2-2 मार्क के लिए एक्सप्रेशन पूछ भी सकते हैं, 2 या 4 मार्क के लिए। तो हमने अब तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में क्या क्या देखा, वो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हमने देखा मास डेंसिटी, उसके बाद में वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में 2 पार्ट, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। उसके बाद में सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे कि राइट अ नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। आपको ये सब प्रॉपर्टी ब्रीफली 7 या 8 मार्क के लिए आएगा, तो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आएगा राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो आपको टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये एक्सप्लेन करना है। या उसके बाद सरफेस टेंशन या कैपिलरिटी के ऊपर भी 5 या 6 मार्क का शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आना है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा। मे भी 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, एक 6 मार्क का और एक राइट नोट ऑन में 5 मार्क का। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ईजी पार्ट था जो आपको पहले ही हो चुका है। ओके, थैंक यू।